guys and welcome back to my channel GS with Abha. So guys, ये है लेक्चर 7 और आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 के बारे में। साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में इसमें बात करेंगे। So before getting into the video, please like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon for latest updates and watch the video till end for the most important information about the topic. Let's get started. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस समय लिखा हुआ है फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो हम डायरेक्ट फीचर्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था ये तो हम समझ ही चुके थे। तो इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या चीज़ें हुई? सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि सेंट्रल में और प्रोविंशियल्स में, स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनमें मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे। उनकी ऑफिशियल मेजॉरिटी लेकिन मेंटेन करते। ऑफिशियल मेजॉरिटी क्या थी? ऑफिशियल मेजॉरिटी वो लोग थे जो ब्रिटिश थे, साथ ही वो लोग थे जो रिक्रूटेड या इलेक्टेड थे ब्रिटेन से, है ना। लेकिन अगर इंडियंस को यानी कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बढ़ा देते तो इंडियंस के पास भी पावर आ जाता किसी चीज़ के खिलाफ बोलने का। तो इन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया, मगर जस्ट टू शो ऑफ कि ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों पर बिलीव करते, उनके ऊपर फेथ रखते, ये चीज़ बताने के लिए उन्होंने उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर ये हुआ। साथ ही क्या हुआ, यहाँ पर 10 to 16 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिए गए थे। कितने? 10 to 16, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16, इतने लोग यहाँ पर रखे गए थे। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इसके आगे हम लोग सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा है कि इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बढ़ाए हैं तो उनकी पावर्स भी थोड़ी बढ़ा दी गई हैं, फंक्शंस भी उनके थोड़े बढ़ा दिए गए। अभी तक वो बोल नहीं सकते थे, कुछ भी कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो बजट पे सिर्फ डिस्कस कर सकते थे कि बजट में क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें सब समझ सकते थे सिर्फ। और साथ ही अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते थे, मगर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो आंसर मिला उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये चीज़ वहाँ पर रखी गई थी। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि यहाँ पर नॉमिनेशंस होते हैं कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि जो इंडियंस हैं वो भी नॉन ऑफिशियल है ना, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स नहीं है तो ऑफिशियल नहीं है, इसलिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन हुआ करता था ताकि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जाए। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय अपने लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करता था, नॉमिनेट करता था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर, जो भी जिस जगह का गवर्नर हुआ करता था वो उस जगह के लिए काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करता था। इसमें ये चीज़ हुई। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, बस ये तो यहीं तक था, इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था। लेकिन फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहली बात तो इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, या फिर मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये नाम क्यों पड़ा? ऐसा क्या था इस एक्ट में जो ये मॉर्ले मिंटो कहलाया? तो जैसे ही क्लियर हो रहा है, मॉर्ले और मिंटो, तो ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ थी, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। जब ये एक्ट आया है यानी कि 1909 में, उस टाइम इंडिया में लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसलिए इस एक्ट की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इनके नाम से की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अब फिर से इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया। अब क्या हो गया, अब सेंट्रल में 16 to 60 मेंबर्स हो सकते थे और स्टेट में नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग इलेक्ट होते हैं प्रेजेंट टाइम पर, जो इलेक्ट होते हैं MLA MPs, वो कैसे होते हैं? वो साइज और पॉपुलेशन के बेसिस पर होते हैं। कहीं से ज़्यादा लोग इलेक्ट हो जाते हैं, कहीं से थोड़ा कम लोग इलेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यूपी से ज़्यादा होते हैं, गोवा से कम होते हैं, है ना, कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि स्पेस और पॉपुलेशन एरिया। तो ये उस टाइम पर भी था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में कहीं पर ज़्यादा लोग थे, कहीं कम थे, इसलिए उनका कोई नंबर नहीं रखा गया था कि इतने हमें मिनिमम या मैक्सिमम मेंबर्स चाहिए। वो नॉन यूनिफॉर्म थे, कहीं पर ज़्यादा हो रहे थे, कहीं पर कम हो रहे थे, मगर सेंट्रल के फिक्स थे कि 16 मिनिमम और मैक्सिमम 60 मेंबर्स होने ही चाहिए। ये यहाँ से इंक्रीज साइज जो था ये इंक्रीज हो गया था। इसके साथ क्या हुआ, उनको थोड़ी पावर फिर से मिली। सबसे पहली बात तो ये कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाने की सलाह दी थी और उस पर काम करने का भी मौका दिया। मतलब
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसने अपनी ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाए रखी कि उसके ऑफिस के लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो मेजॉरिटी में रहेंगे, मगर इंडियंस जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है वो नहीं रहेंगे मेजॉरिटी में, वो 40% में रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश 60% में रहेंगे। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ, यानी कि वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मगर वॉइसरॉय ने थोड़ी सी छूट दी। क्या छूट दी कि प्रोविंशियल में, यानी कि गवर्नर के जो प्रोविंस हैं उनके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स बनेंगे वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी रख सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या था कि पावरफुल तो वॉइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही थी। तो अगर कोई प्रॉब्लम कभी प्रोविंस में खड़ी भी होती है, प्रॉब्लम कोई राइज अप भी होती है तो वो हैंडल कर लेंगे। मगर वो लोगों को थोड़ा पावर में लेना चाहते थे कि इंडियंस सोचे कि अरे ये तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी बनाने दे रहे हैं, है ना, ताकि वो उनकी जो वो चाहते हैं कि इंडियंस उनका सपोर्ट करें, ये सिस्टम पूरी तरीके से उनका वर्कआउट कर पाए, तो इसलिए इन्होंने ये किया। इसके साथ ही क्या हुआ, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई ये कि थोड़ा फंक्शन, थोड़ी पावर बढ़ा दी गई कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे दोनों लेवल पर, यानी कि सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी, यहाँ पर उनको थोड़ी पावर दी गई। क्या पावर दी? सबसे पहले तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे। सप्लीमेंट्री मतलब क्रॉस क्वेश्चन की, जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, फिर मेरे आंसर में से उन्होंने एक क्वेश्चन निकाल लिया, जो आज हमारी लोकसभा राज्यसभा में होता है। आप देखते हैं अगर डिबेट तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक आंसर दिया और उसने कहा अच्छा तो फिर ये क्या था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ से शुरू हो गई थी कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बजट पर रिजोल्यूशन भी पास होने शुरू हो गए थे। ओके, इसके साथ क्या हुआ, इंडियंस को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिर्फ एक थी, है ना, जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो मोस्ट पावरफुल थी वॉइसरॉय के साथ, उसमें पहली बार किसी इंडियन को जगह मिली थी, पहली बार किसी इंडियन को नॉमिनेट किया गया था। वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। रिमेंबर दिस नेम, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय की काउंसिल को ज्वाइन किया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। ओके, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ कि हमारे पास पहला कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम आया। कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मतलब कम्युनिटीज़ मतलब धर्म के हिसाब से बांटना। तो यहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चलता है, एग्जैक्टली हमारी इंफॉर्मेशन में आता है, रिटन रिसोर्सेज में आता है कि पहली बार ब्रिटिशर्स ने भारत को ऑफिशियली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करके तोड़ने का प्रयास किया, है ना, हमें डिवाइड करने का प्रयास किया। ये यहाँ से पता चलता है। कैसे पता चला? एक आपने सुना होगा शिमला डेप्यूटेशन। यहाँ पर क्या हुआ, आगा खान इस शिमला डेप्यूटेशन के हेड थे। जब ये मॉर्ले मिंटो शिमला में थे तब ये डेप्यूटेशन हुई, उसमें उन्होंने ये अपना थॉट रखा कि इनको भी हमारी काउंसिल में रखा जाए। जो काउंसिल थी, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल थी, उसमें इनको रखा जाए, मगर मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम्स इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम लोग ही अपने मुस्लिम लीडर्स को इलेक्ट कर पाएंगे। ये चीज़ उन्होंने कही और इसे ही हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही इलेक्ट होने लगे। और इस एक्ट को लीगलाइज्ड या फिर आप कह सकते हैं लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात इस एक्ट में सिर्फ यही हुई थी कि कम्युनल धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाने लगा। और लॉर्ड मिंटो को इस तरीके से फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लगा। यही एक्ट जो आया, इसकी वजह से लॉर्ड मिंटो जो थे वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहने लगे और इस एक्ट को लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म कहा जाने लगा। ओके, तो यहाँ पर बस इतना हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियंस को लेकर के अभी तक लोग काउंसिल में जा रहे थे, मगर मुस्लिम्स ने डिमांड करी कि आप सिर्फ मुस्लिम लीडर्स जो होंगे वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स चुनेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, बाकी धर्मों से कुछ समूह के लोगों को, कुछ रिलीजन के लोगों को अलग कर दिया गया था। इसके साथ ही बहुत सारी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, ज़मींदार्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, इनको अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ओके, अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार डिक्लेयर किया कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाए, यानी कि इंडिया में ऐसी स्थिति पैदा करे, इंडिया में ऐसी कोई सिस्टम लाए जिससे कि गवर्नमेंट इंडिया के अपने आप बन जाए। ये इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। इससे क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज दस इनैक्टेड। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनैक्ट किया गया था। ये आया फोर्स में कब आ गया, 1921 में।
इस एक्ट को मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। अब ये मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है, लास्ट से ही थोड़ा आप समझ गए होंगे। मॉन्टेग्यू उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इसलिए इसको इस नाम से हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की जगह मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में बताइए, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके फीचर्स क्या थे? फीचर्स सबसे पहले तो ये थे कि सेंट्रल कंट्रोल को थोड़ा रिलैक्स किया गया था, कि सारी जो पावर्स हैं, प्रेशर्स हैं, वो सेंट्रल पर ही क्यों रहे। उन्होंने डिमार्केशन शुरू कर दिया था। डिमार्केशन मतलब पावर को कम करना शुरू कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कभी भी कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगी, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ अधिकार है, वो लिखा है। जिसमें स्टेट का अधिकार है वो स्टेट लिस्ट में लिखा है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जिसमें दोनों का मिला जुला काम होगा, तो वो कॉन्करेंट है। वो चीज़ आज नहीं आई, वो उस टाइम पर आ गई थी। वो यहीं से आई कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया था, जैसे कि सेंट्रल अपने लॉज बना सकती थी उस लिस्ट के हिसाब से, और प्रोविंशियल अपने लॉज बना सकती थी प्रोविंशियल लिस्ट के हिसाब से, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के हिसाब से। और साथ ही क्या हुआ, गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। लेकिन सब कुछ होता और अगर कोई लॉ प्रोविंशियल का गलत होगा तो फिर से यूनाइटेड ही रहेंगे, सेंट्रलाइजेशन ही रहेगी। वो आखिरी में अकाउंटेबल वाइसरॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही रहेंगे। ये भी क्लियर कर दिया गया था। इसके साथ क्या हुआ, और थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट नाम से समझ में आ रहा है। ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफरेबल है, ऐसे ही है। रिजर्व मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या थे, दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर्स विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिस पर गवर्नर जो था, क्योंकि ये प्रोविंशियल के थे, तो गवर्नर ही सिर्फ लॉस बनाएगा। वॉइसरॉय की बात यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या हुआ, जो गवर्नर था वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में के साथ बैठ करके इन लॉज पर एडमिनिस्टर कर सकता था, इन लॉज को बना सकता था, जो कि इन लिस्ट में थे। अब यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि उसमें इंडियंस ज़्यादा थे, है ना। इंडियंस भी आ गए थे, काफ़ी लिमिट में इंडियंस आ गए थे, तो इनको ट्रांसफरेबल में रखा गया था। और रिजर्व में क्या था, रिजर्व में ऐसे सब्जेक्ट रखे गए थे जो गवर्नमेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमने क्या लॉ बनाया, क्यों बनाया, सिर्फ गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पर काम कर सकते थे। यहाँ से हमने द डायरकी सिस्टम को भी जाना। डायरकी सिस्टम यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ। डायरकी क्या है, डायरकी एक ग्रीक वर्ड है डायआर्की, जिसका मतलब होता है डबल रूल, यानी कि 2 प्रकार का रूल, जो आज भी हमारे यहाँ है कि सेंट्रल में है और स्टेट में भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। हाईएस्ट मोस्ट तो सेंट्रल ही है, मगर अपना अपना काम दोनों पैरेलल करते रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हुई कि सेंट्रल की लिस्ट अलग कर दी गई थी, प्रोविंशियल की लिस्ट अलग कर दी गई थी। सेंट्रल की अपनी पावर्स थी, प्रोविंशियल की अपनी पावर्स थी। सुप्रीम सेंट्रल ही था, मगर दोनों अपने अपने में काम करते रहते थे। लेकिन लास्ट में आते आते पता चला कि ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल था, बिल्कुल फ्लॉप था। ये इनका जो आइडिया आया था इनको, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया था कि एक हम ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाए, एक रिजर्व सब्जेक्ट बनाए और उससे अच्छा काम होगा, स्मूथ काम होगा। ये बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये अनसक्सेसफुल रहा। इसके साथ ही क्या हुआ, पहली बार बाई कैमरलिज्म आया और डायरेक्ट इलेक्शंस भी कंट्री में हुए। फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री। तो इससे क्या हुआ, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया था कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। अब उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह अपर हाउस होगा और लोअर हाउस, जैसे कि आज है लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो यहाँ पर इनको ऐसे रिप्लेस करके बाई कैमरल लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस बना दिया था। अपर हाउस में कौन से लोग थे, अपर हाउस हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को और लोअर हाउस हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी थी दोनों हाउसेस की, अब वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू बनाई जाने लगी। अगर डायरेक्ट इलेक्शंस में जो ज़्यादा मेजॉरिटी पाता था वो मेजॉरिटी में हो जाता था। ये चीज़ यहाँ से आ गई। तो एक तरीके से पहली बार ये क्या था, अनाउंसमेंट था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि इलेक्शंस भी इंडिया में होंगे। इसके साथ वाइसरॉय को, जो वाइसरॉय था उसे उसकी काउंसिल में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, उसमें 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होंगे, ऐसा रखा गया। एक तो कमांडर इन चीफ था जो कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी कि बचे 2, तो 2 ब्रिटिशर्स, बाकी बचे 3 कौन, इंडियंस होंगे। ओके, तो ये 6 के
मेंबर्स में 3 इंडियंस रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आई। इसके साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को और एक्सपेंड कर दिया। ये समझ गए कि अब तो इंडिया से जाना ही है। क्यों? क्योंकि इंडियंस में भी बड़ा दिमाग है, बड़ा ये सोच सकते हैं कि क्या देश के हित में है, क्या अहित में है, क्या एक्सप्लॉइट करता है, क्या नहीं करता है। तो ये समझ गए थे। तो इन्होंने कहा कि इंडिया को टुकड़ों में बांटना ही बेटर रहेगा, कम से कम कुछ नहीं तो कहीं से तो हम जीतेंगे, किसी भी प्रकार से जीत ना सके तो वो इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और कम कर दिया, उसका प्रिंसिपल और मतलब फोर्स से बढ़ा दिया। अब क्या किया? अभी तक तो मुस्लिम को इन्होंने बांटा था कि जो शिमला डेपुटेशन में मुस्लिम्स ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और इन्होंने दे दिया। अब क्या किया? अब इन्होंने कहा कि सिख्स के लिए भी अपना रहेगा, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी अपना रहेगा, एंग्लो इंडियंस के लिए भी अपना रहेगा और यूरोपियंस के लिए भी अपना एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अलग रहेगा। यानी कि इन लोगों को इन्हीं की रिलीजन के लोग चुन सकते हैं, है ना, इन्हीं के वोटर्स चुन सकते हैं। ये यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से आया। इसके साथ पहली बार क्या हुआ? पहली बार दोनों बजट, यानी कि जैसे हमारे यहाँ अब होता है कि सेंट्रल अपना एक बजट पास करता है, फिर स्टेट भी अपना एक बजट पास करता है, वो पहली बार यहाँ से हुआ। क्या हुआ कि प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को ऑथराइज किया गया। प्रोविंशियल अपना बजट रख सकता था और सेंट्रल अपना बजट रख सकता था और वो इनैक्ट भी कर सकते थे, लेजिस्लेचर उसको इनैक्ट कर सकता था। साथ ही इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हम लोग बात करते हैं IAS, IPS, PCS, तो वो यहाँ से हुआ कि यहाँ से उनको लगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत है देश को और यहाँ से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था 1926 से, जिससे कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा सके। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो बस इतना था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और कुछ नहीं था। Hope you all like the video. Please subscribe to my channel, like it and share to as many as possible and press the bell icon for the further updates. But before ending this, I want to tell you that next class में, next video में हम जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में। कॉम्युनल अवार्ड नाम की एक चीज़ आई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भी बारे में हम जानेंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में हम जानेंगे। So take care.